हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हो, अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर भी कर देना और वांगशन लवर्स के साथ में एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि कमेंट्स बहुत कम हैं। रियली इतने सारे व्यूज़ और बस इतने से कमेंट्स, मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। थोड़े कमेंट्स तो किया करो यार, मुझे अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़ के। कुछ नहीं तो एक हार्ट ही दे दिया करो, पर कमेंट किया करो। चलो तो आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। विंग और वांग जी कार में बैठे थे। वो जा रहे थे विंग के घर पर। वांग जी जो खुद भी कार को ड्राइव कर रहा था। हालांकि उसके पास बहुत सारे ड्राइवर्स हैं, पर उसने सोचा क्यों ना वो अपने बाव को खुद ड्राइव करके लेके जाए। विंग जो कि मुंह फुलाकर बैठा था। सब लोगों ने सुबह से उसे क्यूट पांडा बोल बोल के परेशान जो कर रखा था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और इसी वजह से वो मुंह खुलाकर बैठा हुआ था। वांग जी ने विंग को देखा और कहा, वाह वाह, अगर तुम ऐसे मुंह फुलाओगे ना तो मैं तुम्हें तुरंत ही किस कर लूँगा। विंग जिसने एक बार वांग जी को देखा, शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ में उसने कहा, शिमलेस। उसे बहुत बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा था। विंग अपने मन में सोच रहा था कि उसका हस्बैंड सच में एक शेमलेस पर्सन है, एक बहुत बड़ा परवर्ट है। क्या वो सच में सबके साथ ही ऐसा फ्लर्ट करता है या उसी के साथ करता है? विंग जिसे ये सोच कर कि अगर वांग जी किसी और के साथ फ्लर्ट करेगा तो विंग उसके दांत तोड़ देगा, वो ये सोच रहा था। वांग जी को समझ आ रहा था कि इसके दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पक रही है, तो उसने धीरे से पूछा, क्या सोच रहे हो? विंग ने वांग जी की तरफ एकदम हैरान होकर देखा। इसे कैसे पता कि वो सोच रहा है? उसने कहा, कुछ भी तो नहीं, मैं क्या सोचूंगा, मैंने कुछ नहीं सोचा। वांग जी ने कहा, ठीक है, तुमने क्या नहीं सोचा? विंग ने कहा, कहा ना मैंने कुछ भी नहीं सोचा। वांग जी ने फिर से पूछा, हाँ ठीक है, तुमने क्या नहीं सोचा? विंग ने कहा, अरे यार मैंने कहा ना कुछ नहीं सोचा। वांग जी ने फिर से पूछा, वही तो मैं कह रहा हूँ, तुमने क्या नहीं सोचा? विंग ने फिर कह दिया, मैंने नहीं सोचा कि तुम किसी और के साथ भी ऐसे फ्लर्ट करते हो। फिर वो चुप हो गया, क्योंकि उसे समझ आया कि वांग जी की ट्रिक में वो फंस गया। वांग जी ने कहा, क्या तुम क्या क्या सोचते रहते हो? सीरियसली मैं किसी के साथ फ्लर्ट नहीं करता हूँ, पर तुम मेरे हस्बैंड हो इसलिए मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट करता हूँ। विंग ने कहा, शिमलेस। फिर से वो खिड़की के बाहर देखने लगा। वो कार में हालांकि कई बार बैठा है, लेकिन अपने क्लाइंट्स के, खुद की कार में नहीं। और क्या इस कार को वो अपना कह सकता है? विंग जिस तरह से कार के दरवाजे को छू रहा था, वांग जी को समझ आ रहा था कि विंग के दिमाग में क्या चल रहा है। वांग जी जिसने कहा, ये कार और मैं दोनों तुम्हारे हैं, वो घर भी तुम्हारा है और वहाँ के लोग भी। विंग जिसने वांग जी की तरफ एक बार देखा, फिर उसने कुछ भी नहीं कहा। वो सामने देख रहा था। वांग जी ड्राइव कर रहा था। वांग जी के पीछे एक कार चलती आ रही थी, जिसमें काफ़ी सारे बॉडीगार्ड्स थे। वांग जी कोई रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि उसके ऊपर हमला भी हो सकता है। हालांकि ये बात किसी को पता नहीं है कि वो अपने बाव के घर जा रहा है और उसकी शादी हो चुकी है, ये भी किसी को नहीं पता है। फिर भी अगर हमला हुआ तो, इसलिए वो बॉडीगार्ड्स को अपने साथ लेकर जा रहा था। लगभग 3 घंटे की ड्राइविंग के बाद वो फाइनली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए थे, विंग के घर के बिल्कुल सामने। लेकिन ये वो घर था जिसमें विंग पहले रहा करता था। वांग जी ने ये घर उसे वापस कर दिया था। यहाँ पर उसने देखा कि यहाँ तो कोई नहीं है, ताला लगा हुआ है। विंग जो कि बाहर निकल के बोल रहा था, ये सब कहाँ गए? वांग जी ने कहा, हो सकता है तुम्हारे पुराने घर गए हों। विंग ने भी कहा, हाँ। फिर वो दोबारा कार में आके बैठ गए। फिर वो लोग चले गए विंग के पुराने घर, यानी उसके ग्रैंडपा और ग्रैंड माँ के घर पर, जहाँ पर उसकी 3 अंकल और आंटियाँ भी रहती हैं। वो लोग वहाँ पहुँच गए। अनएक्सपेक्टेडली उन्होंने चेंग को देखा। वांग जी जो चेंग को पहचानता है, क्योंकि ऑफ कोर्स उसने विंग के बारे में पूरी केस स्टडी की थी, सब लोगों के बारे में अच्छे से पता किया था, तो उसे चेंग के बारे में भी पता था। लेकिन उसे इस जिंकी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था। उसने बस ये सुना था कि सब लोग ये मानते हैं कि ये विंग का चाइल्ड है। लेकिन वांग जी को यकीन था कि ये विंग का चाइल्ड हो ही नहीं सकता। उस टाइम तक, मतलब जितने साल का ये बच्चा है, उस एज तक तो विंग प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकता था। उसकी प्यूबर्टी ही नहीं आई थी, तो वो कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है? चैंग जो कि नीचे पड़ा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि उसे कोई मार के अभी अभी गया है। विंग जो कि तुरंत कार से निकल गया, वो भागते हुए जियांग चैंग के पास गया। उसने कहा, भाई क्या हुआ तुझे? उसने चैंग को उठाकर खड़ा किया। चैंग जो कि खड़े होने की हालत में भी नहीं था, उसके मुंह से खून निकल रहा था और साथ ही साथ उसके पैरों में भी बहुत ज़्यादा चोट आई थी। विंग देख सकता है कि उसके गाल भी फूले हुए हैं और ऐसा लगता है कि उसे बहुत बुरी तरह से पीटा गया है। विंग ने कहा कि क्या हुआ तुझे? ऐसे ऐसे क्यों है? और जिंगी कहाँ है?
चैंग जो कि कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, ऐसा लगता है कि उसके गले में कांटे अड़ गए हैं, वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। फिर भी उसने हिम्मत करके कहा, वो अंदर है, अंक, अंकल आंटी के पास, उसने धीरे से कहा। लेकिन वो तुरंत ही कोलैप्स हो गया विंग के हाथों में। विंग ने कहा, चैंग। वांग जी वहाँ आया, उसने कहा, इसे हॉस्पिटल भेज देते हैं। विंग ने नोट किया। वांग जी ने अपने कुछ बॉडीगार्ड्स को बुलाया और उनसे कहा कि चैंग को सही सलामत हॉस्पिटल लेके जाए और उनका वहाँ इंतज़ार करे। उन लोगों ने भी वांग जी की बात मान ली। चैंग जैसे अदर गाड़ी में जिसमें बॉडीगार्ड्स थे, उसमें वो लोग उसे हॉस्पिटल ले गए। वांग जी के सामने अब 2 बॉडीगार्ड्स थे और वो चारों के चारों, यानी वांग जी, उसके 2 बॉडीगार्ड्स और विंग अंदर जा रहे थे। अंदर जाने के बाद उन्होंने देखा कि जिंगी, जो कि वहीं बैठा हुआ है और रो रहा है, वो बहुत बुरी तरह से रो रहा है। सामने उसकी आंटियाँ खड़ी हैं। उन्होंने कहा, ये बच्चलन बच्चा, इसे बेच देते हैं, कुछ पैसे तो मिलेंगे। दूसरी आंटी ने कहा, सही कहा, और इसे खरीदेगा कौन? तीसरी आंटी ने कहा, मेरे पास एक क्लाइंट है। वांग जी ने कहा, और तुमसे किसने कहा कि इसे बेचना है? वांग जी, जिसकी आवाज़ सुनकर वो तीनों अपनी जगह पर स्टिफ हो गई थी, उन्होंने वहाँ देखा विंग, जो कि भागते हुए अंदर आया। उसने जिंगी को गोद में ले लिया। जिंगी, जिसने तुरंत ही विंग को गले लगा लिया, उसने कहा, "गगा, गगा, 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 गगा।" जिंगी, जो गगा के अलावा कुछ नहीं बोल पा रहा था क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से डर गया था। अब यहाँ क्या हुआ, ये तो चैंग ही उससे बता सकता है। विंग, जिसने जिंगी को अपने गोद में उठा लिया। वांग जी ने कहा, विंग, तुम इसे लेकर हॉस्पिटल जाओ, तुम्हारा भाई वहाँ है। विंग ने कहा, पर मैं, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था अपनी इन 3 चाचियों के ऊपर, वो इन्हें जिंदा मार देना चाहता है। लेकिन वांग जी ने कहा, विंग, मैंने कहा जाओ। उन्होंने बॉडीगार्ड्स की तरफ देखा। गार्ड्स ने भी उसके इशारे को समझा। वो विंग को वहाँ से लेकर के जाने लगे। विंग का मन नहीं था यहाँ से जाने का। वांग जी अभी भी वहीं खड़ा था। एक बॉडीगार्ड विंग को वहाँ से ले गया था। अब वहाँ पर बस एक बॉडीगार्ड था। वांग जी, जिसने कहा, उन लड़कियों को बुलाना ज़रा। गार्ड, जो कि समझ गया कि वांग जी किसकी बात कर रहा है, उसने किसी को फ़ोन मिलाया। वांग जी, जो कि वहाँ बैठा हुआ था, उसे वेट करते हुए टाइम लग रहा था। वांग जी ने कहा, जल्दी बुलाओ। वांग जी एक चेयर पर बैठा हुआ था और अपनी उंगलियों से उस चेयर पर टैप कर रहा था। एकदम माफिया स्टाइल में वो बैठा हुआ था और बाकी लोग उसके सामने भीगी बिल्ली बैठे हुए थे। वहाँ पर बस 3 औरतें थीं और कोई भी नहीं। उन 3 औरतों ने अपने अपने हस्बैंड को कॉल भी कर दिया था। वांग जी इस बात से हैरान है कि आखिर ये यहाँ के बुड्ढा बुड्ढी कहाँ गए और उसके विंग के माता पिता कहाँ गए, ये चारों कहाँ भाग गए। वांग जी इन लोगों से पूछेगा। अब लगभग आधा घंटा बीत चुका था वांग जी को इंतज़ार करते करते, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वांग जी यहाँ से टस से मस नहीं होने वाला है। उसने जिन लोगों को बुलाया है उनके आने से पहले तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन उन लोगों के आने से पहले ही इन तीनों के हस्बैंड आ गए थे। उन्होंने वांग जी को देखा, उसे ग्रीट किया और कहा, सर आप यहाँ, हमें बुला लिया होता कि क्या हुआ है?" सबसे बड़े इंसान, मतलब जो सबसे बड़ा चाचा है विंग का, उसने अपनी वाई की तरफ गुस्से में देखा। उसे समझ आ गया कि इन्होंने कुछ तो गड़बड़ की है, वरना लान वांग जी को गुस्सा क्यों आ रहा है इतना। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ है, वो लोग महसूस कर पा रहे हैं। वांग जी, जिसने कुछ भी नहीं कहा, बस उनसे हाथों को इशारा कर दिया कि वो लोग चुप रहें। लगभग 10 मिनट बाद कुछ गाड़ियाँ वहाँ आकर रुकी। उनमें से काफ़ी सारी यंग गर्ल्स निकल के आईं, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रही थी। उन्होंने गुद करके चोटी बनाई हुई थी पीछे, एकदम लॉन्ग। इसके अलावा कुछ लोगों के हेयर बहुत छोटे छोटे थे। उन्होंने सब ने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे और लंबी लंबी हील्स पहनी हुई थी। वो देखने में तो काफ़ी सुंदर भी थी, लेकिन उन्हें देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि वो खतरनाक नहीं है। ये कुंफू एक्सपर्ट्स हैं। इन लड़कियों को कुंफू आता है। वहाँ पर 8 लड़कियाँ खड़ी थी। वांग जी ने उनकी तरफ देखा और कहा, तुम्हें इन 6 लोगों को इतनी बुरी हालत में लेकर आना है कि ये चलने लायक ना बचे। अगर इनमें से एक भी चलने लायक बचा तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। उन लड़कियों ने बस धीरे से नोट किया। वो लड़कियां जैसे ही वहाँ से अंदर आने लगी, वांग जी ने देखा कि विंग वहाँ खड़ा है। वो शौक में था, मतलब विंग शौक में था। वो तो मुंह खोलकर वांग जी को, कभी उन लड़कियों को देख रहा था। वो लड़कियां किसी का वेट नहीं किया, उन्होंने तो उन लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया था। उसकी चाचियाँ इतनी बुरी तरह से पिट रही हैं विंग, जिसके दिल को सुकून मिल रहा है। वांग जी को देखकर तो ऐसे ही लगता है कि विंग को सुकून मिल रहा है। विंग धीरे से वांग जी के पास आया। उसने कहा, ये सब क्या है? वांग जी ने कहा, जिंगी मेरे घर का बच्चा है और तुम मेरे हस्बैंड हो। इन्होंने मेरे ब्रदर इन लॉ को मारने की हिम्मत की है और मेरे नेफ्यू को बेचने की।
इन लोगों को मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा लगता है कि विंग को भी इन लोगों पर कोई रहम नहीं आ रहा है। वो बस तमाशा देख रहा था। ये 6 के 6 लोग बुरी तरह से पिट गए थे, इतनी बुरी तरह से कि सच में ये चलने के लायक नहीं बचे थे। विंग की बड़ी वाली आंटी, जो कि रेंगते रेंगते विंग के पैरों के पास आ गई, उसने विंग के लेग्स को हक किया और कहा, बेटा बेटा हमें बचा लो, हमें बचा लो। देखो हम तुमसे बड़े हैं उम्र में। तुम्हारे हस्बैंड को बोलो ना, हमें छोड़ दे, हमें छोड़ दे, हम कुछ नहीं करेंगे। विंग जिसे घिन आ रही थी अपनी इस चाची से, क्योंकि ये वही इंसान है जो हमेशा विंग को ताने देती रहती है, हमेशा विंग को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। वो इसे कभी माफ़ नहीं कर सकता है, कभी भी नहीं। तभी एक लड़की जिसने उस चाची के पैरों को ज़ोर से खींचा और उसे पीछे ही खींच लिया। विंग को ये देखकर थोड़ा झटका लगा, लेकिन अनजाने में वो मुस्कुरा रहा था। वांग जी को अब झटका लग रहा था कि विंग को कि ये सब कुछ अच्छा लग रहा है। वांग जी के फेस पर भी एक स्माइल थी। वांग जी को समझ आ रहा था कि विंग उतना मासूम नहीं है जितना वो दिखता है। विंग भी काफ़ी तेज़ तरार है। वांग जी जो खड़ा हुआ, उसने विंग के शोल्डर पर हाथ रखा। विंग अब होश में आया, उसने वांग जी की तरफ देखा और कहा, हाँ। वांग जी ने कहा, अब इन्हें देखते रहोगे या फिर यहाँ से चलना भी है? ऐसा बोलकर उसने विंग किया। विंग ने कहा, पर ये सब? वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं, इन सब का ये सब जानेंगे। इन लोगों के हाथ पैर तोड़ो और वापस आ जाना। वांग जी ने ऐसा बोला और वो विंग को वहाँ से खींचते हुए ले जाने लगा। विंग ने कहा, पर मेरे मॉम डैड कहाँ हैं? वांग जी ने कहा, हाँ, तुम्हारे मॉम डैड और अंकल आंट, तुम्हारे मॉम डैड एंड ग्रैंडपा और ग्रैंडमा चारों के चारों घूमने गए हैं, तुम्हारे ब्रदर को और हमारे प्यारे जिंगी को यहाँ छोड़ करके। विंग जिसने अब कुछ भी नहीं कहा, उसे पता है कि उसकी फैमिली कितनी ज़्यादा मूर्ख है। उसने कहा था कि जिंगी को इनके हवाले ना करे, लेकिन उसके मॉम डैड एकदम निहायती पागल हैं। सच में एक दूसरे की लड़ाई में वो सब कुछ भूल जाते हैं। अब देखो कितना बुरा हाल हो गया है सबका। फिर भी वांग जी और विंग बाहर आए। बाहर अब 4 कार और खड़ी थी, जिनमें से एक में विंग और वांग जी बैठ गए और वो सब लोग वहाँ से निकल गए। कुछ देर बाद वो लड़कियाँ भी बाहर आई। उनके हाथ पर खून तो लगा हुआ था। उन्होंने पानी से उस खून को धोया। वो भी अपनी कार में बैठ गई और वहाँ से निकल गई। वांग जी और विंग सीधे हॉस्पिटल आए। हॉस्पिटल में कुछ गार्ड्स ने जिंगी को पकड़ा हुआ था, लेकिन जिंगी उन्हें परेशान कर चुका था। इस पूरे टाइम में वो लोग बुरी तरह से परेशान हो गए थे। जिंगी, जिन्होंने उन गार्ड्स ने कभी सोचा भी नहीं था कि बेबी सिटिंग इतनी ज़्यादा टफ हो सकती है। विंग जैसे ही वहाँ आया, जिंगी उसकी तरफ दौड़ गया। उसने कहा, गगा गगा, ये अंकल बहुत बहुत बुल्ले हैं, इन्होंने मुझे माला। वांग जी ने उस गार्ड की तरफ घूर कर देखा, ऐसे कि वो अपनी आंखों से इस गार्ड को जान से मार देगा। उस गार्ड ने तुतलाते हुए कहा, बॉस, ये लिटिल बॉय झूठ बोल रहा है बॉस, इसने हमें परेशान किया है। विंग जिसने जिंगी को गोद में उठाया, उसने कहा, कोई बात नहीं, वैसे चैंग काका कैसे हैं? जिंगी ने कहा, मुझे नहीं पता गगा, मुझे बिल्कुल नहीं पता है, इन लोगों ने मुझे उनसे मिलने भी नहीं दिया। जिंगी पाउट बनाते हुए ये सब कुछ बोल रहा था। वांग जी जिसने एक डॉक्टर से पूछा कि उसका ब्रदर इन लो कैसा है, मतलब चैंग कैसा है। डॉक्टर ने कहा कि वो ठीक है, लेकिन उसे ज़्यादा चोट नहीं आई थी, तो वो ठीक ठाक है और कुछ टाइम बाद वो घर भी जा सकता है। बस उसके पैर में कुछ चोट है और बैक पे थोड़े से स्क्रैचेस हैं और कुछ भी नहीं। विंग जो अब एक गहरी सांस लेते हुए बोला, हाँ, मैं अच्छा हुआ टाइम पर आ गया। वांग जी ने कहा, सही है, मेरा शुक्रिया अदा करो कि मैं तुम्हें टाइम पर यहाँ ले आया। जिंगी जिसने वांग जी को देखा और कहा, थैंक यू। वांग जी जो कि एक टक जिंगी को देख रहा था, क्या उसने इससे बोला था थैंक यू के लिए? वो तो विंग से बोल रहा था ना। विंग को हंसी आ गई। एक गार्ड जो कि हिम्मत करके वहाँ आया, उसने कहा, मास्टर प्लीज़, आप हमें अगली बार से किसी को मारने का ऑर्डर देंगे तो हम मार देंगे, किसी को उठा के लाने का ऑर्डर देंगे हम वो भी कर देंगे, प्लीज़, पर आप इस बच्चे को संभालने का ऑर्डर मत दीजिएगा। ऐसा वो विंग की तरफ हाथ जोड़ के बोल रहा था। उसकी बात ख़त्म होते ही उस गार्ड ने नीचे झुककर 90 डिग्री बो किया विंग को। विंग ने कहा, और ऐसा क्यों? उस बॉडीगार्ड ने बताना स्टार्ट किया। अब थोड़ी देर बाद का पहले का हम फ्लैशबैक देखते हैं। जब विंग यहाँ आया था हॉस्पिटल में, इसके बाद उसका मन नहीं लग रहा था। उसे बहुत देर हो गई थी, 15 मिनट हो चुके थे, लेकिन वांग जी अभी तक लौट कर नहीं आया था। तो विंग ने सोचा कि वो देखेगा, तो वो जिंगी को उन गार्ड्स के हवाले करके वहाँ से चला गया था। एक गार्ड जिसने जिंगी को संभाला हुआ था, जिंगी जो कि रो रहा था, उसने कहा, मैंने काका के पास जाना है, काका के पास जाना है, काका के पास जाना है, मुझे काका के पास जाना है।
ऐसा बोलकर जिंगी, जो कि उस बॉडीगार्ड्स के पूरे बालों को खींच रहा था, बहुत जोर से पकड़ के खींच रहा था, वो बॉडीगार्ड्स इतनी बुरी तरह से शॉक में था। और दूसरी बात, उसे दर्द हो रहा था। अब कोई रियल बालों को पकड़ के खींचेगा, बच्चा ही क्यों ना हो, दर्द तो होगा। और जिंगी बहुत बुरी तरह से उसके बालों को नोच रहा था, इतनी बुरी तरह से कि उसके बाल जिंगी के हाथ में भी आ गए थे। जिंगी फिर भी रोते हुए बोल रहा था, तुम बहुत गंदे हो, तुम बहुत गंदे हो, मुझे जाना है, मुझे जाना है। जिंगी, जिसने अब जोर से उस बॉडीगार्ड की नेक को काट लिया, उस बॉडीगार्ड ने कहा, यू लिटिल ब्रेड। जिंगी ने कहा, तुमने मुझे अभी 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 गाली दी, मैं बोलूँगा, मैं गगा को बताऊँगा, तुमने मुझे गाली दी है, मैं गगा को बताऊँगा। उस बॉडीगार्ड ने कहा, लिटिल मास्टर प्लीज़ आप ये मत बोलिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मुझसे गलती हो गई। उस गार्ड ने जिंगी को नीचे उतारा, एक बेंच पर खड़ा कर दिया, उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने कहा, प्लीज़ मास्टर ऐसा मत बोलिएगा। वो उसके सामने प्लीड कर रहा था हाथ जोड़कर। जिंगी ने कहा, ठीक है, नहीं बोलूँगा। जिंगी, जिसने रोना बंद कर दिया था, उसे समझ आ रहा है कि ये इंसान उससे डर रहा है। जिंगी, पता नहीं उसके माइंड में क्या हुआ, उसने कहा, मैं नहीं बोलूँगा, पर मुझे कुछ चाहिए। उस गार्ड ने अपना गल्प किया और कहा, हाँ बोलिए मास्टर। जिंगी ने कहा, मुझे एक चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए। उस गार्ड ने कहा, चॉकलेट आइसक्रीम हम लेकर आएंगे, आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे, पर मास्टर अभी मैं यहाँ से हिल नहीं सकता, क्योंकि बोर्ड में आपके लिटिल गगा है ना, उनके लिए। जिंगी ने कहा, तुमने मेरी बात नहीं मानी, मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट 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 चॉकलेट। मैं गगा से बोलूँगा, तुमने मुझे मारा है, तुमने मुझे बहुत पीटा है। उस बॉडीगार्ड्स की तो जैसे रंग उड़ गए थे चेहरे के। उसने कहा, लिटिल मास्टर मैंने आपको कब मारा? जिंगी ने कहा, तुमने मारा है मुझे, तुमने बहुत मारा है मुझे, तुमने मुझे इतनी जोर से उठा करके ऊपर से नीचे पटक दिया, तुमने मेरा चल दीवार में मार दिया, तुमने मुझे बहुत सारी गालियाँ दी हैं, तुमने तंदा पाली मेरे चल पर डाल दिया, और तुमने ना मुझे बहुत बुरी तरह से पीटा है। वो बॉडीगार्ड तो बस मुँह खोलकर जिंगी को देख रहा था। ये बच्चा है कि क्या है, इतना शैतान, हे भगवान। जिंगी, जो कि ब्रेन से खून गया, उसने कहा, मेरे प्याल में भी लग गई, मैं तो सबसे कहूँगा, गगा से कहूँगा, तुमने मुझे ना ऐसा बोलकर जिंगी, जो अपनी चिन पर हाथ रख के एकदम सोचने वाली पोजीशन में खड़ा था, वो थोड़ी देर सोचा, फिर उसने कहा, मैं गगा से कहूँगा कि तुम मेरी नौकरी निकाल दे, तुम्हें नौकरी से निकाल दे, क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुमने मुझे पीटा भी है। वो बेचारा बॉडीगार्ड्स बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो सच में वो बुरी तरह से पिट जाएगा। और उसके 10 मिनट बाद ही विंग वहाँ आ गया था। जिंगी उसकी तरफ दौड़ गया था, बैक टू प्रेजेंट। विंग तो बस हैरान था, क्या जिंगी इतनी बकवास भी कर सकता है? उसे यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, मेरा बेबी इतनी बकवास नहीं कर सकता, उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। जिंगी ने कहा, ना गगा, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। पता है गगा, इसने तो मुझे नीचे उतार दिया था और मैं फ्लोर पे बैठा था, पता है आपको, मैं इतनी ठंड में फ्लोर पे बैठा था, इसने मुझे उठाया भी नहीं, मुझे बेंच पे भी नहीं बिठाया, इसने मुझे ना कुछ गलम भी पीने को नहीं दिया, इसने मुझे ठंडा पानी दिया। गगा, वांग जी जैसे समझ आ रहा था कि आखिर जिंगी इतना नौटंकीबाज क्यों है, क्योंकि उसकी परवरिश विंग ने जो की है। विंग खुद भी तो इतना नौटंकीबाज है। सुबह सुबह यही सारे डंडे तो विंग ने वांग जी के लिए लगाए थे उसके भाई से। वांग जी ने कहा, हाँ, सच में ये दोनों उसके ही पल्ले पड़ने थे। खैर जो भी है, ये दोनों हैं बहुत क्यूट। वांग जी जिंगी की तरफ देख रहा था, जिंगी ने भी वांग जी को देखा, फिर उसने कहा, गगा, ये तो वही बोले इंसान है ना जिनके बारे में आप बोल रहे थे कि ये एकदम का खलूच इंसान है, गमंदी इंसान है, बेकार इंसान है, बदतमीज है, पलवत है और शेमलेस इंसान है। इसके साथ आप कभी कहीं भी नहीं जाओगे और इसके साथ आप नहीं लाओगे, इसे आप जान से मार दोगे ना। वांग जी बस मुंह खोल करके जिंगी को देख रहा था कि ये सब क्या है, क्या विंग ने ये सब इस बच्चे को सिखाया है या कहीं तो वांग जी के बारे में बताया है। विंग, जो कि ऑकवर्डनेस फील कर पा रहा था कि ये सब जिंगी ने कहाँ बोल दिया। उसने कहा, जिंगी बेटा, मैंने ऐसा कब कहा था अंकल के बारे में, ये तो गलत है ना। जिंगी ने कहा, नहीं गगा, आपने कहा था कि ये अंकल बहुत बुरा है, ये बुड्ढा खलूच आपको परेशान कर रहा है ना, मैं इसे जान से मार दूंगा। वांग जी ने कहा, बुड्ढा? जिंगी ने कहा, हाँ बुड्ढा, आप बुड्ढा हो, मैंने गगा से सुना था, गगा ने कहा था कि तुम उनसे बहुत ज़्यादा बले हो, इसलिए तुम बुड्ढे हो।
काका बेचारे मेरे यंग हैं, उन्हें यंग हस्बैंड मिलना चाहिए, तुम्हारी तरह कोई बुढ़ा इंसान नहीं मिलना चाहिए। वांग जी तो बस शॉक में था कि ये सब क्या है, क्या विंग सच में इस बच्चे को इतनी बकवास चीज़ें भी सिखा सकता है। उसने विंग की तरफ देखा। विंग ने कहा मुझे नहीं पता ये सब ये क्यों बोल रहा है, ये सब पक्का इसे चैंग ने सिखाया होगा। जिंगी बीच में वो चल पड़ा। उसने कहा नहीं काका, चैंग काका ने बोला था कि बलों के बारे में अच्छी बातें करनी चाहिए, पर आपने कहा था जो सच है वो बोलना चाहिए, तो मैं सच बोल रहा हूँ। विंग जो कि अपना बस सर पकड़ लिया था उसने कि इस बच्चे को कैसे चुप कराए। विंग ने कहा बेटा बड़ों के बारे में ऐसा नहीं बोलते। जिंगी ने कहा अच्छा, ये मैंने नहीं कहा, ये आपने कहा था शादी वाले दिन, आप बोल रहे थे कि आप सच में इसको जेल दे के मार दोगे। जिंगी जो कि गुस्से में वांग जी को घूर रहा था। जिंगी ने कहा और मैंने भी सोच लिया है, मैं भी इसको डिजुम डिजुम करके मारूंगा, डिश करके इसको उड़ा दूंगा। वांग जी जिसने इन दोनों को इग्नोर किया उसने कहा गार्ड से वो जियांग शिंग ठीक है। गार्ड ने कहा यस बॉस, वो अब ठीक है और शायद होश में भी आ गए हैं, डॉक्टर से पूछ के आता हूँ मैं। वांग जी ने कहा मैं जाता हूँ। वांग जी वहाँ से जाने लगा। विंग ने कहा तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे यहाँ छोड़कर, मेरा भाई है, मुझे भी तो जाना है। जिंगी ने कहा अले मैं भी जाऊँगा, वो मेला भी तो गगा है ना, मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। वांग जी ने दोनों को इग्नोर किया। विंग और जिंगी एक दूसरे के हाथ को पकड़ के और धीरे धीरे चलते हुए आ रहे थे। वांग जी भी बहुत धीरे धीरे चल रहा था। उसे समझ आ रहा है कि जिंगी के कदम बहुत छोटे छोटे हैं, वो अभी बस 3 से 4 साल का ही तो बच्चा है, इसलिए लगभग 3.5 से 4 साल का, तो वो इतने ही धीरे चल सकता है। लेकिन वो दौड़ रहा था और विंग उसके पीछे पीछे। वांग जी भी वहाँ तक पहुँच गया था। उसने डॉक्टर से पूछा कि वो अभी होश में आ गया है कि नहीं। डॉक्टर ने कहा कि होश में तो नहीं आया है, लेकिन आप उसके पास रह ज़रूर सकते हैं। वांग जी ने एक प्राइवेट रूम बुक कराया था जियांग चेंग के लिए, इसलिए वो लोग आराम से वहाँ जा कर के बैठ गए। एक बड़ा सा सोफ़ा था जिस पर विंग और जिंगी बैठे थे। वांग जी को समझ आ रहा है कि अब तक तो दोपहर हो चुकी है, तो इन दोनों को कुछ खाना चाहिए। उसने अपने बॉडीगार्ड से कुछ खाने के लिए मंगाया। हालांकि वांग जी कभी अलाउ नहीं करता किसी को भी जंक फूड खाना अपनी फैमिली में, लेकिन अभी वो बाहर है और वैसे भी वो जानता है कि इन दोनों बदमाशों को जंक फूड काफ़ी पसंद होगा, तो उसने एक बर्गर और एक पिज़्ज़ा मंगाया था, साथ ही साथ एक सैंडविच और कोका कोला की 2 बॉटल्स, ये सब मंगाया था। वो इसमें से कुछ ना कुछ खा लेगा अगर उसका मन किया तो। कुछ ही देर में ये सारा सामान वहाँ पर बॉडीगार्ड्स लेकर आ भी गए थे। वांग जी उन सामान को लेकर अंदर आया। उसने उस टेबल के आगे रख दिया जो कि सोफे के बिल्कुल सामने था। जिंगी और विंग आपस में खुसर पुसर कर रहे थे। जिंगी ने कहा काका खाना आया है। वांग जी जो कि सुन पाया था कि जिंगी ने क्या कहा है। विंग ने मुस्कुराया और कहा अच्छा रुको मैं देखता हूँ। उसने वहाँ देखा। वांग जी वहाँ अपने चेस्ट पर अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके उन दोनों की तरफ देख रहा था। विंग ने कहा ऐसे क्यों देख रहे हो हमें। वांग जी ने कहा क्या तुम दोनों कुछ खाना चाहोगे। मैंने बर्गर मंगाया है, पिज़्ज़ा मंगाया है और सैंडविच मंगाए हैं, 2 कोक की बोतल्स भी हैं। विंग ने कहा हाँ तुम्हें क्या लगता है हम ये सब बकवास खाना खाते हैं, हम बहुत हेल्दी फूड खाते हैं। वांग जी जो कि थोड़ा सरप्राइज था, फिर उसने खुद से कहा ये बस नौटंकी कर रहा है और कुछ नहीं, ये हमेशा नौटंकी करता है। वांग जी इन लगभग 1 से 1.5 दिन में ही विंग को अच्छे से समझ गया है। इतने अच्छे से समझ गया कि ये नौटंकी बात हमेशा नौटंकी ही करता है और बिना नौटंकी किए इसका पेट नहीं भरता है। वांग जी ने कहा ठीक है। वांग जी जो कि वहीं सोफे पर बैठ गया, उसने पिज़्ज़े के बॉक्स को खोला। वो एक लार्ज साइज पिज़्ज़ा था। वांग जी उसने एक स्लाइस निकाला और उसे खाते हुए बोला सुपर टेस्टी। जिंगी जो कि उसकी तरफ देख रहा था। वांग जी ने एक स्लाइस का पीस उठाया और उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने कहा लो तुम भी खाओ। जिंगी ने कहा वैसे तो मैं ये नहीं खाता बिल्कुल, बट मुझे अभी भूख लगा है बहुत ज़्यादा, तो मैं ये खा लूँगा। विंग ने जिंगी की तरफ देखा कि सच में ये उससे पूछ भी नहीं रहा है। विंग जिसने पाउट किया। वांग जी ने एक और स्लाइस उठाया और विंग की तरफ बढ़ाया। उसने कहा वाह वाह, क्या तुम नहीं खाना चाहोगे। जैसे जिंगे को भूख लग रही तुम्हें भी लग रही होगी। मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम हेल्दी फूड खाते हो, तो रात के लिए मैं हेल्दी फूड मंगा लूँगा। विंग ने कहा क्या हम वापस नहीं जा रहे हैं। वांग जी ने कहा अब हम यहाँ आए हैं तो मैं चाहता हूँ कि हम तुम्हारा शहर घूमें, क्या बोलते हो। विंग ने कहा क्या सच में। वांग जी ने कहा हाँ सच में, और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे दिखाओ वहाँ की हर एक चीज़। विंग ने बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। उसने भी उस स्लाइस के पीस को ले लिया। वो सब लोग खाना खा रहे थे, मतलब वो सब कुछ सामान वो जंक फूड खा रहे थे। वांग जी ने बस एक ही स्लाइस खाया था, उसके बाद उसने बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया उस चीज़ को। हेलो एवरीवन,
तो कैसे रहा आज का पार्ट, जो भी हो जैसा भी, कमेंट ज़रूर करना। एंड गाइस आई नो बीच बीच में जो आवाज़ आई है उसकी वजह से आपको डिस्टर्ब हुआ होगा, क्योंकि मुझे सच में कोल्ड तो था, वो ख़त्म हो गया है, बट कफ़ अभी भी बाकी है और मुझे काफ़ी ज़्यादा खांसी है। तो रिकॉर्डिंग करते करते मैं कभी कभी पॉज़ नहीं कर पाई और इसकी वजह से वो आवाज़ भी इसमें रिकॉर्ड हो गई। तो गाइस थोड़ा सा मैनेज कर लेना अपनी क्यूट, मतलब आपकी प्यारी प्यारी ऑथर के लिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अपने ख्याल रखना।